फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 153 बीएनएसएस सीआरपीसी सेक्शन 134 आदेश की तामील या अधिसूचना। सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, जो आदेश सेक्शन 152 में दिया गया है। तो ऐसे आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह दिया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए उपबंधित है। तो तामील किसे की जाएगी? आदेश की समन की तामील के तौर पर की जाएगी। किस व्यक्ति पर की जाएगी? जिसे कि ऐसा आदेश किया गया है। और ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है यदि तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियमों के द्वारा निर्देश दे। उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचाने में सबसे अधिक उपयुक्त है। अब अगर समन की तामील नहीं की जा रही है तो क्या किया जाएगा? ऐसे आदेश की तामील जो है वो अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित करके उसे चिपका दिया जाएगा सरकार के नियमों के अनुसार ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि उसे उस व्यक्ति को इत्तिला पहुँच सके, उस व्यक्ति को इत्तिला मिल सके। प्रतिस्थापित तामील जैसे प्रोसीजर होगा। नाउ सेक्शन 154 सीआरपीसी सेक्शन 135, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया वह या तो उस आदेश में जो निर्दिष्ट कार्य है उस समय के अंदर और उस रीति से उस कार्य को करे जो आदेश में दिया गया है, और यदि आदेश के अनुसार हाजिर होता है और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो ऐसी हाजिरी या वर्चुअल सुनवाई दृश्य श्रव्य संगोष्ठी के माध्यम से अनुज्ञात की जाएगी। और अगर वो ऐसे आदेश के अनुसरण में हाजिर होता है, ये कारण दर्शित करता है कि किन कारणों से वह ऐसे आदेश का पालन नहीं करेगा, तो ऐसी चीज़ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। ठीक है, आगे है सेक्शन 155। इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें 152 थी, 152 पे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो ये सब हेडिंग में चलेंगे। सेक्शन 155 कह रही है धारा 154 की पालना करने में असफल रहने पर परिणाम। ये इम्पोर्टेंट है 136 कि 133 सीआरपीसी की पालना नहीं की गई तो कहाँ परिणाम है, तो 136 में, तो वही चीज़ इसमें है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 154 के अधीन आदेश जारी किया गया ऐसा कोई कार्य नहीं करता या फिर हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 में विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर पालन नहीं करता है तो उसे मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए, मजिस्ट्रेट में अथॉरिटी कौन सी थी? जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो इनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है या फिर वह कारण भी दर्शित नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 में जो शास्ति दी गई है उस शास्ति से दंडित किया जाएगा। अब इसकी सेक्शन 223 क्या कह रही है? तो सेक्शन 223 में है कि लोक सेवक के द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। 223 ये कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि लोक सेवक के द्वारा प्रख्यापित कोई आदेश है और उसे करने के लिए, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए अपने कब्जे में की या अपने प्रबंध के अधीन कोई संपत्ति के बारे में व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है, ठीक है, और यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करती है, जोखिम कारित करने की रखती है, तो इसमें जो सजा है, जो शास्ति है वो क्या है? सादा कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 2500 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई अवज्ञा मानव जीवन स्वास्थ्य संकट को संकट कारित करने वाली प्रवृत्ति की है तो ऐसे में कारावास होगा 1 वर्ष तक का और जुर्माना होगा 5000 रुपये तक का। तो ये है इसकी शास्ति सेक्शन 223 में सादा कारावास 6 माह का और 5000 रुपये जुर्माना। और अगर जहाँ ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट हो रहा है तो ये भी अपने 152 की क्लोज में था, तो इसमें क्या होगा? 1 वर्ष तक का कारावास, 5000 रुपये तक का जुर्माना, ये दंड अधिरोपित किया जाएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि 152 का जो दंड है वो कहाँ पर है, 155 में, और 155 में भी कहाँ है, तो BNS की सेक्शन 223 में है। ठीक है, BNS सेक्शन 223। ओके, नाउ सेक्शन 156। CRPC सेक्शन 137, जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, वहाँ पर प्रक्रिया। तो जहाँ किसी मार्ग, नदी, जल सरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 152 के अधीन दिया गया, ठीक है, वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया अपने समक्ष हाजिर होने के लिए उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जल सरणी, स्थान के बारे में लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और अगर वह ऐसा कोई इनकार करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 157 के अधीन कार्यवाही करने से पहले उस बात की जांच करेगा। क्लोज फर्स्ट 152 का, जहाँ नदी, मार्ग, जल सरणी का उपयोग जनता के लिए था और उसमें बाधा, न्यूसेंस कारित की। अब पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पोजीशन में ऐसी संपत्ति है उससे पूछा जाएगा क्या वह लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है कि भाई वो पब्लिक प्लेस के लिए, पब्लिक लोगों के लिए यूज करने के लिए है, इसको मानता है या इनकार करता है। अगर वो इनकार करता है तो 157 की कार्यवाही की जाएगी। और यदि जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, मजिस्ट्रेट ऐसा निष्कर्ष पहुंचता है कि इसके लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा। तो वह ऐसी कार्यवाही को कब तक रोक देगा? तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित नहीं किया जाता। तो ऐसा जो मामला है, जब तक कि सक्षम न्यायालय के द्वारा उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया जाता, तब तक ऐसे कार्यवाही को रोक देगा। और यदि निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो 157 के अनुसार कार्यवाही करेगा। आगे इसका थर्ड क्लॉज कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार से लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करने में असफल रहता है या इनकार करने पर उसके समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, तो उसे पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में ऐसा इनकार करने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने या तो पहले इनकार ही नहीं किया है या फिर उसने इनकार किया है तो न्यायालय को कोई प्रूफ नहीं दे पाया है, कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दे पाया है न्यायालय को, तो विश्वसनीय साक्ष्य में रिलायबल एविडेंस देने में विफल रहा है, तो अगर वो पश्चातवर्ती बाद में होने वाली किसी कार्यवाही में ऐसा कोई इनकार करता है या कहता है कि मैं अब आपको साक्ष्य दे दूं, तो उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई इनकार उसको नहीं करने दिया जाएगा। ये थी सेक्शन 156। तो 156 क्या थी? सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या उसे किसी नदी, मार्ग, जल सरणी पर उसका जिस पर कि उसका अधिकार है, क्या वह किसी लोक अधिकार के उसका अस्तित्व है लोक अधिकार का। यदि वह इससे इनकार करता है तो उसको कारण दर्शित करें। ठीक है, और फिर इसका क्लोज इसी में आगे कह रहा था कि इसके लिए कोई रिलायबल एविडेंस कोर्ट लेगा, और अगर लगता है कि भाई ऐसे को कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है इसके अस्तित्व का मामला, तो उसको किसी सक्षम न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। और जहाँ लगता है कि ऐसे व्यक्ति या तो इनकार नहीं किया है, या अगर इनकार किया गया है तो कोई रिलायबल एविडेंस नहीं दे पा रहा है, तब क्या किया जाएगा? तब उसे बाद की पश्चातवर्ती कार्यवाही में किसी भी इनकार से कोई भी इनकार उसका सुना नहीं जाएगा, कोई भी इनकार उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेक्शन 157, व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, वहाँ कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई आदेश दिया गया है, कारण दर्शित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है हाजिर होता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार से साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही है कि
BNSS 152 में कोई भी साक्ष्य है वो कैसे लिया जाएगा, जैसे कि समन मामले में दिया जाता है क्वेश्चन आंसर में। और यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो मूलतः किया गया था या उस रूप या ऐसे परिवर्तन के साथ जिसे वह आवश्यक समझे युक्तियुक्त उचित है, तो ऐसे आदेश को परिवर्तन करके या परिवर्तन के बिना ऐसे आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको कारण दर्शित करवाना पड़ेगा आदेश के विरुद्ध। और उसके पश्चात अगर न्याय मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई ऐसे आदेश में कुछ और एलिमेंट्स भी जोड़े जाने चाहिए या किसी को कम कर दिया जाना है, तो इस तरीके से आदेश दिया जा सकता है। और यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता कि मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, समाधान नहीं होता, तो उस मामले में आगे कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं की जाएगी। बट इसका प्रोवाइजो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन दे रखी है। परंतु इस प्रक्रिया के अधीन 90 दिन की अवधि के भीतर यथाशीघ्र पूरी की जाएगी। ऐसी जो प्रक्रिया है वो 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जो लिखित कारणों को लेखबद्ध करते हुए 120 दिन से अधिक 120 दिन तक विस्तारित की जाएगी। इम्पोर्टेंट क्लॉज है, ये पूछा जाता है कि 152 की प्रक्रिया जो है वो कब तक पूरी हो जाएगी, तो 90 दिन की अवधि में पूरी करनी होगी। और अगर और एक्सटेंड करना चाहे तो 120 दिन लेखबद्ध कारणों से रिटर्न रिकॉर्ड्स के आधार पर वो की जा सकती है, 120 दिनों तक विस्तारित की जा सकती है। इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 158। तो सेक्शन 158 क्या कह रही है? CRPC सेक्शन 139 स्थानीय अन्वेषण और निर्देश देने तथा विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो मजिस्ट्रेट धारा 156 या 157 के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है या किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। मजिस्ट्रेट 156 और 157 के अधीन क्या करेगा? तो किसी भी व्यक्ति को स्थानीय लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है, या कोई विशेषज्ञ है तो उसे समन कर सकता है और उसकी परीक्षा की जा सकती है। ठीक है। सेक्शन 159 CRPC सेक्शन 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश देने की शक्ति। तो जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के अधीन किसी व्यक्ति के द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने का निर्देश देता है, किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का, लोकल इन्वेस्टिगेशन का निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हो। ठीक है। फर्निश सच ए पर्सन सच ए रिटन इंस्ट्रक्शन एज में सीम्स नेसेसरी फॉर हिज गाइडेंस। तो ऐसा लिखित अनुदेश दे सकता है, या फिर यह घोषणा कर सकता है कि ऐसे स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भी भाग किसके द्वारा किया जाएगा। भाई ऐसा जो लोकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो इसके में जो खर्चा आ रहा है वो किसके द्वारा दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी ना, उसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। और जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 158 के अधीन किसी व्यक्ति को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है, वहाँ मजिस्ट्रेट यह निर्देश देगा कि ऐसे समन करने और परीक्षा के खर्चे किसके द्वारा वसूल किए जाएंगे। तो 159 में इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही है कि ये जो खर्चे हैं ये किस व्यक्ति के द्वारा